एक और वीकेंड बीता, एक और किताब पढ़ी गई। इस हफ्ते की किताब अरुंधति रॉय की, जिसका शीर्षक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इंट्रीगिंग सा कवर है, गौर करें तो शायद थोड़ा सा क्लू मिल जाए। बचा कुछा हम बता देते हैं। ये कब्र के ऊपर जब कोई पत्थर लगता है संगमरमर का, तो उसका एक नज़ारा है। तो ये कब्र का जिक्र क्यों? क्योंकि एक कब्रिस्तान ही वो जगह है जो सेंटर प्लॉट है अरुंधति रॉय के इस चर्चित नॉवेल का। उनका पिछला नॉवेल आज से 20 साल पहले आया था, 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर प्राइज मिला था। जिसके बाद अरुंधति रॉय जीके का एक सवाल बन गई थी और उसके बाद लगातार अपने बहुत सारे सरकार के खिलाफ जो उनके आंदोलन रहे या उन आंदोलनों से जुड़ाव रहा, चाहे वो नक्सली लोगों से जुड़ाव हो, चाहे वो कश्मीर के सेपरेटिस्ट हो उनसे जुड़ाव हो, या न्यूक्लियर लॉबी के खिलाफ हो, या फिर मेधा पाटकर के साथ उनका जुड़ाव हो, और इसके चक्कर में वो लगातार खबरों में आती रही। अभी अरुंधति रॉय को लेकर बहुत सारे बयान भी हुए हैं। हम फिलहाल उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसकी अपनी अलग एक पॉलिटिक्स है। आज सिर्फ किताब पे बात करते हैं। 445 पन्नों की किताब है, तसल्ली से पढ़ी। और मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ूं इससे पहले कि मैंने अरुंधति का पिछला नॉवेल नहीं पढ़ा है। उनकी नॉन फिक्शन की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ उनके लिखे लेख पढ़े हैं। ये पहला फिक्शन है जो मैंने पढ़ा है। और अरुंधति की बहुत सारी पॉलिटिक्स है इसमें। कश्मीर को लेके वो एक रवैये को ज्यादा दिखाती हैं, एक को बहुत कम। या आखिरी तक मुझे लगता रहा कि यार इन्होंने नक्सली एरिया में भी बड़ा काम किया है, बहुत सहानुभूति रखती हैं ये उस आंदोलन के प्रति, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो आखिरी में वो मुराद भी पूरी हो गई, किसी तरह से घूम फिर के एक नक्सली रेफरेंस भी आ गया। नॉवेल की दृष्टि से देखें तो बहुत मजेदार है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। कई कवियों के रेफरेंस आते हैं, कई प्लॉट हैं, कई कैरेक्टर हैं जो किताब पढ़ने के बाद भी आपके साथ रह जाते हैं। लेकिन उस पर बात एक एक करके करते हैं। चूंकि काफी फैला हुआ नॉवेल है तो मैंने कुछ समरी सी लिख ली है। आइए जरा, हजरत सरमत शहीद हुए हैं। लाल किले के पास जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पूर्वी किनारे पे इनकी दरगाह है। उनके किस्से से, हजरत के किस्से से शुरुआत होती है कि वहां पर एक महिला पहुंची है और महिला का एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके जननांग ठीक से विकसित नहीं हुए हैं। तो वो है तो लड़का, लेकिन पूरी तरह से लिंग के विकास की दृष्टि से कहा जाए तो वो लड़का नहीं है। तो वहां पर वो मदद मांगने जाती हैं, दुआ करने जाती हैं। और वहां पे अरुंधति हमें हजरत सरमत शहीद का किस्सा सुनाती हैं। हजरत सरमत शहीद, जिनका नाम सरमत था और यहूदी थे, सिंध में रहने के दौरान उनको अभय चंद नाम के एक हिंदू से प्यार हो गया और उसके प्यार में वो कुर्बान होके पीछे पीछे दिल्ली आ गए। कहते हैं कि अभय तो नहीं मिला उन्हें, उनका प्यार तो नहीं मिला, पर उस चक्कर में उनकी ईश्वर में, अल्लाह में लौ लग गई। कोई कहता है कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया, कोई कहता है कि इस्लाम तो बहुत कट्टरपंथी था तो इस्लाम भी उन्होंने तज दिया, और जो सूफी धारा थी इस्लाम की, जो प्रेम की बात करती है, लौ लगने की बात करती है, वो उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। और फिर उन्हें लगा कि ये कपड़े लत्ते क्या है, दुनियादारी क्या है, तो वो नंगे घूमने लगे। अब सोचिए, औरंगजेब का जमाना, मुगलों में सबसे कट्टर शासक, जो अपने निजी खर्चे के लिए कुरान की कॉपी बनाता था। तब फोटोकॉपी तो होती नहीं थी, और टोपियां सिलता था नमाजियों के लिए ताकि उसका पर्सनल खर्चा निकले, बादशाह होने के बावजूद। और उसके दौर में शाहजहानाबाद में, यानी कि आज की पुरानी दिल्ली में, एक फकीर नंगा होके घूमे और लोगों से कहे कि ये क्या तुम ईश्वर के कट्टर स्वरूप में उलझे हुए हो, पोंगा पंथ में उलझे हुए, प्रेम की बात करो तो कैसा लगेगा। काजियों ने उसकी शिकायत की, औरंगजेब के दरबार में उसको बुलाया गया और उससे कहा गया कि अगर तुम सच्चे मुस्लिम हो और अपनी जान बचाना चाहते हो तो कलमा पढ़ो। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और मुहम्मद उसके पैगंबर हैं। ये कलमा। अब सब लोग एक टक सरमत की तरफ देखने लगे, काजी, मुल्ला और सारे दरबारी। सरमत ने कलमा पढ़ना शुरू किया, बोला ला इलाहा और रुक गया। ला इलाहा यानी कि कोई ईश्वर नहीं है। फिर बोला, मैं इसके आगे कैसे बोलूं, मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं की है, ईश्वर से अभी मेरा मिलन कहाँ हुआ है। जब तक मैं मिल ना लूं, जब तक ये यात्रा पूरी ना हो जाए, सारी प्रार्थनाएं झूठी हैं। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब भड़क गया इस पर और उसने हुक्म दिया कि इस काफिर का सर कलम कर दिया जाए। उसको पढ़ के गुरु तेग बहादुर की भी याद आ रही थी, सिखों के गुरु जिनका सर
पुरानी दिल्ली में ही कलम किया गया था, जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है। खैर, तो किस्सा ये है कि जब सर कलम किया गया तो वहाँ पर खून गिरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। और जैसे अरुंधति के शब्दों में कहें तो किसी का हेलमेट गिर जाए, किसी बाइकर का, तो वो आता है अपना हेलमेट उठा के चल देता है। वैसे ही वो सरमद, उनका सर कट गया, फिर भी वो प्रेम की कविताएं बोल रहे हैं, और फिर वो आते हैं और अपना सर उठाते हैं, धड़ अलग, धड़ ने हाथ में सर पकड़ रखा है, जामा मस्जिद के भीतर घुस जाते हैं और सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसी एक कहानी से इसकी शुरुआत होती है। और ये महिला हजरत सरमद शहीद की दरगाह पे क्यों गई थी, जहां आरा बेगम जिनका नाम था, क्योंकि उनका बेटा हुआ आफ्ताब, जो मैंने पहले बताया, किताब के लहजे में कहें तो जो हिजड़ा है, और बच्चे की इस चीज के बारे में वो छिपाती हैं, बाद में पता चल जाता है, और बच्चा खुद ही ख्वाबगाह नाम की एक जगह है जहां पर बहुत सारे हिजड़े रहते हैं, और वहां पे जाके रहने लगता है, और उनका जो पेशा होता है नाचना, गाना, खुशी के समारोह में पहुंचना, उसमें शिरकत करने लगता है। और उसके बाद उसको एक बच्चा मिलता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रोती हुई एक बच्ची मिलती है, वो उसको भी ले आता है, पालने लगता है। और फिर यहां से राजनीतिक दखल शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि अपने दौर का सबसे दुरुस्त फिक्शन वो होता है जो अपने दौर की सबसे नंगी हकीकतों को अपने भीतर पैबस्त करे। तो सबसे पहले द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में जिक्र आता है नरेंद्र मोदी का नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी नहीं, और राहुल गांधी का तो आता ही नहीं है। सबसे पहले जिक्र आता है संजय गांधी और इमरजेंसी का, जब अंजुम नाम का वो हिजड़ा एक किस्सा सुना रहा है कि कैसे पुलिस ने उन लोगों को बुरी तरह पीटा, बारिश में भागने के लिए मजबूर किया। एक फ्लाईओवर से वो भागते हुए आ रहे थे और उनको बहुत जोर की पेशाब लगी थी, और उन्होंने पेशाब कर ली अपने कपड़ों में ही, और सारे अपमान को सहते हुए वो वापस अपने ठिकाने पर लौटे। उसके बाद जिक्र आता है गुजरात के दंगों का, जब यही हिजड़ा अपने एक बुजुर्ग साथी के साथ वहां पे ट्रेवल कर रहा है और इस दौरान दंगों के बीच फंस जाता है, और सिर्फ इसलिए उसे बख्श दिया जाता है क्योंकि दंगाइयों को लगता है कि हिजड़े को मारने से अपशकुन होगा। और फिर जिक्र आता है रामायण का भी। रामायण में एक प्रसंग है कि जब अयोध्या के नर नारी राम के पीछे पीछे गए और कहा कि प्रभु आप वापस लौट आइए वनवास से, तो वो नहीं माने। वो बोले मेरा संकल्प है और ये पिता ने कहा है तो मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा। और उन्होंने चित्रकूट के शायद तट पर, ये पंपा सरोवर है उसके तट पर, कहा कि आप लोग वापस, सभी पुरुष और स्त्री वापस लौट जाएं अयोध्या। अब मसला ये था कि जो लोग उन्हें मनाने गए थे उसमें पुरुष भी थे, स्त्री भी थे और हिजड़े भी थे, किन्नर भी थे। तो वो पुरुष और स्त्री तो वापस लौट गए, किन्नर वहीं बने रहे। तो राम जब वापस आए तो किन्नरों ने शिकायत की, हम तो साहब आपका इंतजार कर रहे हैं 14 साल से वहीं जंगल में। तो उन्होंने कहा कि आपका आगे जाके राज होगा। ये तुलसीदास ने भी लिखा है, इसमें भी उसका जिक्र आया है। और फिर आता है नरेंद्र मोदी का गुजरात के दंगों के प्रसंग के बाद जिक्र उस तरह के नारों के बारे में भी बताया जाता है जो कथित तौर पर वहां लगाए गए कि मुसलमान का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी को अरुंधति रॉय नरेंद्र मोदी नहीं लिखती हैं। गुजरात का लल्ला ये शब्द है जो बार बार वो इस्तेमाल करती हैं। नरेंद्र मोदी का वो जो चर्चित प्रकरण है एक, जिसको सूट गेट भी बोलती है दिल्ली की मीडिया, जिसमें वो उन्होंने एक सूट पहन रखा है जिसमें ऐसे बारीक धारियों में उन्हीं का नाम लिखा है, तो उस प्रसंग का भी वो जिक्र करती हैं। तो लिखती हैं कि और गुजरात का लल्ला एक सूट पहनकर अपने दुनिया के दोस्तों से मिलता था जिस पर लिखा होता था ला 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 ला, ऐसे करके। नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आता है, और बताते हैं लिस्पिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब पोएट, लिस्पिंग पोएट प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जो ठहर ठहर के लिस्प करते हुए, अटकते हुए कविताएं पढ़ता था। मनमोहन सिंह को भी नहीं बख्शा है, मनमोहन सिंह का भी नाम नहीं लेते हैं। मनमोहन सिंह के में बोलते हैं ट्रैप्ड रैबिट, यानी कि फंसा हुआ, कैद में है बुलबुल, हमने सुना है, कैद में है खरगोश। मनमोहन सिंह के दौरान में ही केज पैरेट का जिक्र आया था सीबीआई के लिए। अरविंद केजरीवाल का जिक्र आता है। अरविंद केजरीवाल को भी वो केजरीवाल नहीं लिखती हैं, मिस्टर अग्रवाल लिखती हैं, और उनके एक कैरेक्टर और इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का रोल थोड़ा ज्यादा है क्योंकि नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और संजय गांधी, इनका रेफरेंस आता है, मानो जैसे उदय प्रकाश लिखते हैं कि ये वही समय था जब ये हो रहा था, उसी क्रम में। लेकिन मिस्टर अग्रवाल जो अरविंद केजरीवाल का रूपक है इस उपन्यास में, वो बाकायदा एक प्रसंग में एक किरदार हैं। जब जंतर मंतर में
अन्ना आंदोलन चल रहा है और मिस्टर अग्रवाल और एक किरदार है तिलोत्तमा का, उनके बीच झगड़ा हो जाता है एक बच्चे को लेके, हिजड़ों के बीच और मिस्टर अग्रवाल के बीच झगड़ा हो जाता है और उसके बाद मिस्टर अग्रवाल को पीछे हटना पड़ता है। और उस दौरान अरुंधति उनके बारे में क्या सोचती है ये भी बता देती है। एक और रियल लाइफ कैरेक्टर जिनका जिक्र आया है वो है मेधा पाटकर। अगेन उनका भी नाम नहीं लिखा हुआ है, बस इशारों में बता दिया गया है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि ये अंजुम नाम का हिजड़ा है जो पहले खाबगाह में रहता है। खाबगाह से जब वो निकलता है उसका वहां भी दिल नहीं लगता है, तो वो एक कब्रिस्तान में अपना घर बना लेता है। और म्यूनिसिपैलिटी भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, मॉर्चरी है, मतलब जहां मौत के बाद शव रखा जाता है, और कब्रिस्तान उससे जुड़ा हुआ जहां पर दफनाया जाता है, जहां पर जिंदगी खत्म हो जाती है। अरुंधति का ये किरदार जिसको ना पुरुषों में रखा गया है ना स्त्रियों में रखा गया है, जो एक नया विकल्प है यौनिकता का, फोर्स्ड कह लीजिए जो भी, वो वहां पर जीवन तलाशता है। वहां पे वो एक पहले एक कमरा बनाता है, एक ठिकाना बनाता है, फिर दूसरा कमरा, फिर और भी कई किरदार वहां पे रहने आ जाते हैं और जिसको जन्नत गेस्ट हाउस का नाम दे दिया जाता है। ये एक प्लॉट है जो चल रहा है। इसमें कई प्रसंग आते हैं, कई लोग आते हैं। जैसे इसमें आते हैं डॉक्टर आजाद भारती, ये एक व्यक्ति हैं जो दसियों साल से जंतर मंतर पर उपवास कर रहे हैं, उनकी कुछ बहुत सारी मांगे हैं जंतर मंतर पर, और भी कई उपवास करने वाले लोग हैं। इसके पैरेलल एक प्लॉट चलता है चार दोस्तों का। दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रपचिक कॉलेज में पढ़ते थे अंग्रेजी दा, और एक प्ले में वो चार किरदार हैं। एक लड़की है जिसका नाम तिलोत्तमा है और तीन लड़के हैं जिनके नाम है नागा जो दक्षिण भारत से है, मूसा जो कश्मीर से है, और विप्लव जो वेस्ट बंगाल से है। इसमें से अब ये चार किरदार ध्यान रखिए। तिलोत्तमा जॉब करती रहती है, एक्टिविस्ट बन जाती है, सबसे मिस्टीरियस है और ये तीनों पुरुष उससे प्यार करते हैं। नागा एक ऐसा पत्रकार है जो लगातार सरकार की जातियों के खिलाफ लिखता है, लेकिन असलियत में वो सरकार के पेरोल पे है। मूसा अपना सामान्य जीवन गुजर बसर कर रहा है, लेकिन जब उसका परिवार अरुंधति के मुताबिक फौज की कार्रवाई का शिकार होता है तो वो आतंकवादी बन जाता है। और विप्लव खुद इंटेलिजेंस का अधिकारी है। ये तीनों लोग तिलोत्तमा से प्यार करते हैं। तिलोत्तमा तीनों के जीवन में अलग अलग वक्त में दाखिल होती है, वापस आती है और आखिरी में सारी कहानी वापस इस कवर पे यानी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पे पहुंच जाती है। अमरीक सिंह का एक किरदार आता है, एक सिख मेजर जो जम्मू कश्मीर में अपने टॉर्चर के लिए बहुत कुख्यात था और बाद में उसकी जिंदगी भी वैसे ही टॉर्चर में खत्म होती है, एक अलग किस्म के टॉर्चर में। ये कहानी है, जैसा मैंने पहले कहा, जब कश्मीर का बहुत विस्तार से जिक्र आता है तो अरुंधति चूंकि शायद पाले के उस तरफ काफी रही हैं, तो ये तो खूब बताती हैं कि फौज ने वहां पर किस तरह की कार्रवाइयां की और किस तरीके से कश्मीरियों के हक छीने गए, उनके मानवाधिकारों का हनन हुआ। इस पर ज्यादा बात नहीं करती हैं कि कश्मीर में ये हालात पैदा कैसे हुए। थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस आता है जिसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करती हैं कि वहां भी पाजीपना बहुत हो रहा है। थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र करती हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां से रातों रात भागना पड़ा। बहुत ठहर कर उन नृशंस कार्रवाइयों पर बात नहीं होती है, जबकि दुख इधर भी है, दुख उधर भी है। यही बात जैसा मैंने शुरुआत में कहा नक्सली उसमें भी आती है, जो एक बच्चा इनको फिर से मिलता है जंतर मंतर पर, जिसको वो यहाँ लेके आती हैं। और उस बच्चे की भी जो असल माँ है वो एक नक्सली कमांडर है जो लंबी चिट्ठी लिखती है, और वो प्रेडिक्टेबल सी चिट्ठी है क्योंकि उसमें वो बताती है कि कैसे पुलिस के लोगों ने उसके साथ रेप किया जिसके चलते ये बच्ची पैदा हुई वगैरह वगैरह। आखिरी में उस बच्ची पर एक उम्मीद पर नॉवेल खत्म होता है। बच्ची का नाम पहले इन्होंने ज़मीन रखा था, फिर बाद में माँ की इच्छा के तहत उसका नाम उदय भी उसमें जोड़ दिया गया। उसके पहले कश्मीर मसले पर अरुंधति अपनी राय एक किरदार के जरिए रखती हैं। पेज 433 पर ये बात, जो किरदार है मूसा, वो विप्लव से कह रहा है। कॉलेज के दोस्त थे, मूसा अब कमांडर बन गया है और विप्लव आईबी का अधिकारी रिटायर हो चुका है। वन डे कश्मीर विल मेक इंडिया सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन द सेम वे you may have blinded all of us, every one of us, with your pellet guns by then, but you will still have eyes to see what you have done to us. You are not destroying us, you are constructing us. It's yourselves that you are destroying. खुदा हाफिज गैडसन भाई, ये उस किरदार का प्ले का नाम है। और इसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको क्या बोलते हैं, सेंसर के मुताबिक मैं नहीं बोल सकता हूँ। कई गालियां हैं जिनका जिक्र हुआ, और एक शेर है जो बहुत मजेदार है लेकिन जिसमें मेरे न्यूज रूम के मुताबिक ऐसा शब्द है जो नहीं बोलना चाहिए। तो अरुंधति रॉय की ये किताब आपको पढ़नी चाहिए अगर आपकी
फिक्शन में दिलचस्पी है, या आपको लगता है कि अरुंधति रॉय अच्छी राइटर है तो आप पढ़ेंगे ही। अगर आपको लगता है, कई लोगों को लगता है इस देश में कि अरुंधति रॉय गद्दार हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो ईसाई मिशनरियों का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान के पेरोल पे हैं, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि किताब पढ़ के उनकी अरुंधति रॉय के बारे में कोई राय बदल जाएगी, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि अगर आपका कोई विरोधी भी है तो उसको इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद है। संवाद के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि आपके मुख्तलिफ, जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो क्या सोच रहा है। अरुंधति क्या सोच रही, वो उन्होंने इस किताब में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में बता दिया है। इस किताब को पेंगुइन ने छापा है और हार्ड बाउंड में इसकी कीमत 599 रुपए है। मुझे उम्मीद है कि इसका जब पेपर बैक आएगा या जो इसकी ई बुक होगी वो इससे सस्ती होगी। मैं और मेरे साथी ऋषभ इस किताब के बारे में बात कर रहे थे, तो ऋषभ को लगा कि ये बाद में शायद क्लासिक के तौर पर गिनी जाए, क्योंकि इसमें हमारे वक्त की घटनाओं का ब्यौरा है। मुझे लगता है कि उन ब्यौरों के दबाव में, कि कश्मीर का स्टैंड, नक्सल स्टैंड, दिल्ली का स्टैंड, कई बार प्लॉट भटक जाता है। तो जहां तक फिक्शन है, जहां तक किरदार अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं, वहां तक ये नॉवेल बहुत मजबूत होता है। जहां जहां पॉलिटिकल आग्रह आ जाते हैं वहां पे ये थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपकी किताबों में दिलचस्पी है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और राजनीतिक राय को अगर एक तरफ रख दें, मैं खुद अरुंधति रॉय की कई राजनीतिक बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अरुंधति रॉय इतनी सारी बातें कह लेती हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि इस देश में एक संविधान है। इस देश में अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों की तरह या मिडिल ईस्ट में जो हालत हो रखे हैं असुरक्षा के, वैसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि यह देश आलोचनाओं से, या यहाँ का सत्ता तंत्र, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी आलोचनाओं से परे होना चाहिए। गद्य बहुत सुंदर है, कवियों का जिक्र किया। खुद अरुंधति ने कई ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसे किरदार गढ़े हैं जिनको पढ़ के आपको लगता है कि वाओ, ऐसी फीलिंग आती है। जैसे डॉक्टर आजाद भारती का किरदार मैंने बताया, सद्दाम का एक किरदार है। कैसे समसामयिक घटनाएं आती हैं कि एक लड़का है, दलित है, किताब में लिखा है कि वो चमार जाति से है और वो और उसके पिता पशुओं की खाल उतारने का काम करते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, हरियाणा का रहने वाला है, और एक अहलावत करके थाना इंचार्ज है, वो उनसे नाजायज पैसा मांगता है, और जब वो नहीं दे पाते हैं तो उनको फंसा देता है और गौरक्षकों को बुलाता है और वो उसको मार डालते हैं। तो इसके विरोध में क्या करता है वो लड़का कि वो अपना नाम बदल लेता है। तो उन्हीं दिनों सद्दाम हुसैन को मारा गया था। मुझे ये समझ में नहीं आया कभी भी। मुझे ध्यान है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव थे, तो आईसा से जुड़े हुए एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रणय नाम है, प्रणय कृष्ण आए थे और मोना दास के लिए प्रचार करे। तब भी उन्होंने कहा था कि ये सद्दाम हुसैन पर मैं बात करूंगा, और उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा था अकादमिक हलकों में कि ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का एक नायक हो। अमेरिका के साम्राज्यवाद से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम केतन तो हमारे साथी मजाक में कहते हैं कि सब्जी में भी तेल होगा तो शायद अमेरिका हमला ना कर दे, वो हमेशा तेल की तलाश में रहता है। लेकिन उसके बरखिलाफ हमें जिन प्रतीकों को चुनना चाहिए उनको लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप सद्दाम हुसैन को एक नायक के तौर पर पेश करते हैं तो आप सद्दाम की रिजीम में किस तरीके से इराक के अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ, कुर्दों पर हमला हुआ, आप उसको भी एक किस्म से जस्टिफाई कर देते हैं। हालांकि अरुंधति की किताब में जब सद्दाम का ये प्रसंग आया तो थोड़ा सा द्वंद्व दिखा है, लेकिन अंततः वो भी उसके पक्ष में है। तो वो लड़का जो है वो सद्दाम का नाम ले लेता है और उसकी अब एक ही तमन्ना है कि वो बदला ले, लेकिन आखिरी में उसके जीवन में भी प्रेम आता है और वो बदले की भावना से मुक्त होता है। बदले की भावना से इसलिए मुक्त नहीं होता है लेकिन कि सिर्फ प्रेम आ गया। फिर ऊना की घटना आती है और ऊना की घटना के बाद गुजरात में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, कलेक्टर के दफ्तर पे लोग मरे हुए जानवरों के शव फेंक के आ रहे हैं कि लो अब तुम ही कर लो ये कथित महान काम, हम नहीं करेंगे। तो उससे सद्दाम को लगता है कि अब हमारी जाति जाग रही है। तो बहुत सारा समसामयिक विमर्श है, बहुत सारी राजनीति है। 84 के दंगों का जिक्र है, इमरजेंसी का जिक्र है, गुजरात के दंगों का जिक्र है, उसके बाद के बहुत सारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों का जिक्र है। कई किरदार आते हैं जो जाने पहचाने लगते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का या इनकाउंटर्स का जिक्र है। तो पढ़ते हुए आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलती। कभी चंगेज खान की बीवी का जिक्र आता है, कभी रुआवजा शरबत बनाने वाले शख्स का जिक्र आता है जो दमिश्क में पैदा हुए गुलाबों के अर्क से बनाते थे और जो असल में एक दवाई थी, लेकिन बाद में जिसका शरबत के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। मुझे लगता है कि एक झकझोरने वाली किताब है। कई बातों पर आप सहमत होंगे, कई बातों पर असहमत होंगे, पर साहित्य की यही खूबी होती है कि वो आपके अंदर कई प्रश्न पैदा करता है, प्रश्नाकुलता पैदा करता है,
और अरुंधति रॉय की ये किताब इसमें काफी सफल हुई है। यदि आप उनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं तो पढ़ें, नहीं जानते हैं तो जानने का एक जरिया हो सकता है। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ जो खबरों में है, चर्चाओं में है, हम वापस लौटेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी है, क्या आप पढ़ने का इरादा रखते हैं, नहीं रखते हैं। गालियां मत लिखिएगा, बातें थोड़ी हल्की हो जाती हैं। हमेशा याद रखिए, ऊंची आवाज में वो बात करते हैं, गालियां देकर वो बात करते हैं जिनके तर्क कमजोर होते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बता देता हूं चलते चलते। मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था, बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदुस्तान के आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने बनारस में मंडन मिश्र, उस समय के और एक वेदों के बड़े जानकार आचार्य गुरु, उनके साथ शास्त्रार्थ किया। उस प्रसंग में मैंने ये कहानी पढ़ी थी। उस समय कैसे ये पता चलता था कि शास्त्रार्थ में कौन जीता कौन हारा, खासतौर पे तब जब देश के दो सबसे बड़े विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं। बनारस का ये प्रसंग है। तो दोनों विद्वानों के नीचे तो वो धोती या जो भी वस्त्र वो पहने होते थे, ऊपर से निर्वस्त्र होते थे, जो उनका ऊपर का हिस्सा है शरीर का, सीना वगैरह है। और दोनों को एक ताजे फूलों की माला पहनाई दी जाती थी। तो फूलों की माला पहनाने के पीछे मकसद ये था कि जब ये लोग एक दूसरे से शास्त्रार्थ करेंगे तो जिसके वचन कमजोर पड़ने लगेंगे, जिसके तर्क हल्के पड़ने लगेंगे, वो उत्तेजित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, फिर वो तेज आवाज में बात करने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, फिर उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। जब उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा तो फूलों की जो माला उसने पहन रखी है वो कुम्हलाने लगेगी। जिसके शरीर पर, जिसके गले में डाली गई फूलों की माला पहले कुम्हला जाएगी, वो शास्त्रार्थ में हारा माना जाएगा। और भी कई प्रसंग हैं शंकराचार्य और मंडन मिश्र के इस प्रसंग के। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि मैं आपको और अपने आप को भी प्रेरित कर सकूं कि हम क्रोधित ना हो, तर्क रखें, गाली गलौज में बात ना करें, भले ही हम किसी से सहमत हो या असहमत हो। सहमति और असहमति का एक और किस्सा, एक और किताब लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। हमारी कोशिश है हम हर हफ्ते एक नई, एक चर्चित किताब पर आपसे बात करें। पिछले हफ्ते हमने वेस्टलैंड पब्लिकेशन से आई अमीश की किताब सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला पर बात की। इस हफ्ते हमने अभी आपसे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की किताब पर बात की। कमेंट बॉक्स में आप हमें यह भी बता सकते हैं कि वो कौन सी हालिया चर्चित किताब है जिस पर आपको लगता है कि लल्लन टॉप को अपनी राय पेश करनी चाहिए। इस फेसबुक लाइव को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, मैं दी lallantop.com का एडिटर हूं। हमारे सब साथी पीछे बैठे हुए हैं। दी lallantop.com का न्यूज रूम है। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर लाइक करिए, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि फॉलो शब्द से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि हम वहां पर भी साथी तलाशते हैं और फॉलोअर में एक किस्म की असमानता होती है। असमानता और समानता पर बात यूं ही चलती रहे ताकि एक दिन समानता का वो सुर्ख फूल सबकी आंखों में चमके। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया।